वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक और हम पढ़ रहे थे मैकियावली के विचारों को। आज मैकियावली से संबंधित दो बातों का अध्ययन हमें करना है। एक तो राज्यों के वर्गीकरण के संदर्भ में मैकियावली ने क्या कहा है, और दूसरा मैकियावली की क्या देन है, राजनीतिक चिंतन को मैकियावली की क्या देन है, या प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक के रूप में मैकियावली को हम क्यों जानते हैं। ये दो बातें हमारे पढ़ने का विषय है। पहले बात करते हैं राज्यों के वर्गीकरण के संदर्भ में। हालांकि मैकियावली ने इटली के लिए राजतंत्र को श्रेष्ठ बताया था। वो इटली में एक राजतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, किंतु ऐसा नहीं है कि उन्होंने राजतंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। उन्होंने कहा है कि गणतंत्र भी अच्छा है, श्रेष्ठ है, किंतु तत्कालीन परिस्थितियां इटली की ऐसी थी कि वहां जनता का भ्रष्ट नैतिक आचरण, वहां की तात्कालिक इटली की परिस्थिति, तो ये कुछ ऐसी स्थितियां थी कि जिसके कारण उन्होंने वहां के लिए राजतंत्र को ही अच्छा बताया। बाकी उन्होंने कहा गणतंत्र भी अच्छा होता है। राज्यों के वर्गीकरण के संदर्भ में वो अरस्तु से प्रभावित थे और तीन वैसे ही रूप जैसे अरस्तु ने बताया, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संवैधानिक प्रजातंत्र, ये राज्यों के बताए, और तीन उनके विपरीत रूप, निरंकुश तंत्र या तानाशाही जिसको कहें, धनिक तंत्र और प्रजातंत्र, ये उन्होंने राज्यों के रूप बताए। श्रेष्ठ गणतंत्र व्यवस्था है, पर सभी परिस्थितियों में ये ठीक नहीं हो सकती, इसलिए विशेष परिस्थितियों के लिए राजतंत्र को भी अपनाया जाना चाहिए, ऐसा मैकियावली मानते थे। तो ये राज्यों के वर्गीकरण के संदर्भ में उनके विचार थे जो मैंने आपसे साझा किए। अब दूसरी बात कि मैकियावली प्रथम राजनीतिक चिंतक क्यों थे, मैकियावली की प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक क्यों थे, या मैकियावली के राजनीतिक चिंतन को क्या देन है। तो चूंकि वो पुनर्जागरण के शिशु थे और पुनर्जागरण से ही आधुनिक राजनीतिक चिंतन की शुरुआत होती है, इसलिए उन्हें प्रथम राजनीतिक चिंतक के रूप में जाना जाता है। जो पुनर्जागरण से पूर्व की स्थिति थी, जिसमें पोपशाही, सामंतशाही इसका बोलबाला था, उसे अपने विचारों में मैकियावली ने नकारा और अपने नए विचार दिए जो धर्म को नैतिकता से अलग करने वाले थे, धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग करने वाले थे। वो विचार दिए जो तत्कालीन समय में प्रचलित विचारों से अलग थे, इसलिए उन्हें प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक के लिए उनके जिन विचारों को महत्वपूर्ण माना गया है, उनमें एक विचार है राष्ट्र राज्य का संदेशवाहक। मैकियावली प्रथम विचारक थे जिन्होंने राष्ट्र राज्य की अवधारणा दी और इटली को भी एक राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते थे। तत्कालीन समय के जो राष्ट्र राज्य थे, चाहे इंग्लैंड हो चाहे जर्मनी हो, उन्हें वो सम्मान की दृष्टि से देखते थे। तो ये जो राष्ट्र राज्य का उनका विचार, वो उन्हें प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक के श्रेणी में लाता। दूसरा इनका विचार राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण। वो पहले विचारक थे जिन्होंने राज्य की आधुनिक स्थिति का विस्तार से विवेचन किया। यथार्थवादी स्वरूप का उन्होंने विवेचन किया, केवल दर्शन तक अपने आप को उन्होंने सीमित नहीं रखा। तीसरा, राज्य की प्रभुसत्ता का पोषण। मैकियावली ने ही ये बताया कि राज्य सर्वोच्च है और उसके बाद से ही संप्रभुता के सिद्धांत आगे बढ़ने शुरू हुए। तो राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत को लेकर के उन्होंने राज्य की प्रभुसत्ता का पोषण किया। इस कारण भी, क्योंकि इसके पहले तो चर्च की सत्ता, धर्म की सत्ता, उनका भी अपना महत्व था।
पर मैकियावेली ने कहा कि नहीं, राज्य की सत्ता सर्वोपरि है। तो ये जो सिद्धांत आया, इस सिद्धांत ने भी उन्हें प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतन बनाया। फिर राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथकीकरण। मैकियावेली पहले विचारक थे जिन्होंने ये कहा कि राजनीति से धर्म और नैतिकता को अलग किया जाना चाहिए। हमने इसको विस्तार से पहले भी पढ़ रखा है और मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि राजनीति यथार्थवादी होनी चाहिए। राजा को, शासक को अपने राज्य के हित में और अपने शासन के हित में धर्म का दिखावा भले करना पड़े, पर राजनीति को धर्म से पृथक कर देना चाहिए। शेर की तरह बहादुर और लौंडे की तरह धूर्त होना चाहिए। नैतिक, अनैतिक, धार्मिक और धार्मिक चाहे जो साधन अपनाए उसे अपनाना चाहिए। तो इस तरह की बात कह करके वो प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक बने। फिर शक्तिवादी राजनीति के वो प्रणेता थे। अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करना राजा का कर्तव्य है, दायित्व है। राज्य को बलशाली बनाना, निरंतर शक्ति में लगे रहना, युद्धों में लगे रहना, ये उन्होंने अपने शासक को जो उन्होंने सलाह दी, सुझाव दिए, इसके पहले कैंप में हमने पढ़ा। तो ये जो शक्तिवादी उनका चिंतन है, ये भी उन्हें प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक बनाता है। वो व्यक्तिवाद के भी समर्थक है। वो व्यापार और वाणिज्य के मामले में व्यक्तियों को छूट देने, स्वतंत्रता देने की बात करते हैं और यहां वो व्यक्तिवाद के निकट जाते हैं। तो ये भी उनको आधुनिक राजनीतिक चिंतन के श्रेणी में रखता है। फिर भौतिकता और उपयोगिता के प्रवर्तक रहे हैं। हमने पढ़ा है इसके पहले के अंकों में, जिसमें हमने ये जाना कि मैकियावेली ये मानते हैं कि व्यक्ति का सुख परलोक में नहीं है या अन्य किसी और शक्ति के द्वारा नहीं है, उसके स्वयं के द्वारा ही अर्जित किया जा सकता है। यानी भौतिकता, यथार्थता, उसमें उन्होंने विश्वास किया और उपयोगितावाद के वो निकट गए हैं। उपयोगितावादी विचार पहुंचे हैं जिससे अंतिम लक्ष्य अधिकतम सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, आनंद की प्राप्ति, ये लक्ष्य होना चाहिए व्यक्ति का। तो यहाँ पर वो जो पारलौकिक शक्ति है उनको अस्वीकार करते हैं और भौतिक जगत को ही स्वीकार करते हैं। तो ये भी उन्हें उनके पहले के जो विचारक है उसे अलग बनाता है और प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक के रूप में स्थापित करता है। उन्होंने संघ राज्य के प्रथम विचारक के रूप में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। वो इटली को एक संघ राज्य बनाना चाहते थे। कोई चाहते थे कि विभिन्न इकाइयों में शक्तियां बढ़ जाए और फिर उनका एकीकरण हो। तो एक संघ राज्य, एक कॉमनवेल्थ बनाने की उनकी जो योजना थी वो उन्हें संघ राज्य के प्रथम विचारक के रूप में रखती है। आधुनिक अध्ययन पद्धति के वो अनुयायी रहे। आधुनिक अध्ययन पद्धति की जो विशेषताएं हैं, चाहे वो पर्यवेक्षण हो, यथार्थवादी दृष्टिकोण हो, वैज्ञानिक तटस्थता, विश्लेषण और ऐतिहासिक आधार, ये सारी विशेषताएं उनके चिंतन में हमें दिखाई देती है और इसलिए हम कहते हैं कि उन्होंने आधुनिक अध्ययन पद्धतियों का सहारा लिया अपने चिंतन में, अपने विश्लेषण में। तो इस कारण भी उन्हें प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ये वो बिंदु थे जिन बिंदुओं के आधार पर हम मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक कहते हैं। अब थोड़ी सी उन बातों पर चर्चा जो मैकियावेली के चिंतन के दोष कहे जा सकते हैं, मैकियावेली के आलोचना के बिंदु हो सकते हैं। उनमें एक तो यह है कि इनके अध्ययन पद्धति में बहुत सी त्रुटियां थी और त्रुटि, महत्वपूर्ण त्रुटि यह थी कि उन्होंने अधिकांश निष्कर्ष ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर निकाले, पर इतिहास से केवल उन तथ्यों को संग्रहित किया जो उनकी पूर्व धारणाओं को पुष्ट करने वाली थी। यानी अपने काल्पनिक विचारों को या अपनी धारणाओं को पुष्ट करने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों का सहारा लिया। तो ये अध्ययन ठीक नहीं कहा जा सकता या ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का ठीक ढंग से उन्होंने उपयोग नहीं किया। उनकी अध्ययन पद्धति त्रुटिपूर्ण थी, इसलिए आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। दूसरा आलोचना का बिंदु ये बनता है कि मानव स्वभाव संबंधी जो उनकी धारणा है वो एक पक्ष है। मानव स्वार्थी है, मानव कर्तव्य है, मानव चंचल है, ये केवल एक पक्ष है। मानव स्वार्थ और परमार्थ दोनों की प्रतिमूर्ति है, तो जिसमें से परमार्थ को वो भुला देते हैं। तो इसलिए भी इनकी आलोचना हुई। फिर आलोचना का एक बिंदु है कि दोहरे नैतिक मापदंडों का उन्होंने प्रतिपादन किया
एक राजनीतिज्ञ के लिए और दूसरा नागरिक के लिए। कि राजनीतिज्ञ तो कुछ भी कर सकता है, नागरिक को साधारण कार्यों में उसे सही बातों का ही पालन करना चाहिए। तो दोहरे नैतिक मापदंडों का जो उन्होंने प्रयोग किया उससे भी उनकी आलोचना होती है। वो साधनों का औचित्य है पर आवश्यकता कोई कानून नहीं जानती, इस प्रकार के विचार होते हैं, तो इसलिए भी आलोचना करते हैं। आलोचना का एक बिंदु है राष्ट्रता संप्रभुता विधि संबंधी विचारों में अस्पष्टता है। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहीं इनका उल्लेख नहीं किया, संकेत दिए हैं जिसके आधार पर अनुमान लगाते हैं कि वो ये कहना चाह रहे हैं। उस तरह से स्पष्ट रूप से एक संप्रभुता का सिद्धांत देते या एक राष्ट्रता का सिद्धांत, ऐसे कहीं सिद्धांत उन्होंने नहीं दिए हैं। आदर्शवादिता का उनके विचारों में अभाव है, वो अधिकाधिक यथार्थवादी विचार बन बैठे हैं। सब कुछ यथार्थ, क्योंकि हम जानते हैं कि राजनीतिक चिंतन में दर्शन का अपना महत्व है, विचार का अपना महत्व है, तो आदर्श का अपना महत्व है। तो उस आदर्श से वो दूर चले गए, इसलिए भी आलोचक इनकी आलोचना करते हैं। और राजनीति शास्त्र के मूल प्रश्न जैसे राज्य के उद्देश्य, राज्य के कार्य, इन पर इन्होंने कोई विशेष अपने विचार नहीं दिए, वो मूल उद्देश्यों से दूर रहे, इसलिए भी आलोचक आलोचना करते हैं। चाहे कितनी आलोचनाएं मैकियावेली के विचारों की जाए, हमें ये स्वीकार करना होगा कि मैकियावेली पहले विचारक थे जिन्होंने यथार्थवादी दर्शन के आधार पर, चिंतन के आधार पर राजनीति को एक नई दिशा देने का कार्य किया। राजनीति जो उलझ के रह गई थी धर्म में, राजनीति जो उलझ के रह गई थी चर्च में, उस राजनीति को उस धर्म और चर्च की प्रभावकारिता से निकालकर एक यथार्थ स्थान पर लाकर खड़ा करने का कार्य मैकियावेली ने किया। इस दृष्टि से मैकियावेली के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मैकियावेली के योगदान को इसलिए भी नहीं भुलाया जा सकता कि राजनीति, आलोचक भले कहे कि उन्होंने राजनीति को केवल भ्रष्ट करने का कार्य किया, राजनीति भ्रष्ट हो चुकी थी, उस भ्रष्ट राजनीति को आम व्यक्ति के समक्ष लाने का कार्य उन्होंने किया। राजा जो कार्य कर रहे थे उन कार्यों को उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखने का कार्य किया। तो उन्होंने कहीं पर भी हम कहें कि गलत बात कही है, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो था, यथार्थ में जो था, उस यथार्थ को जनता के समक्ष, आम व्यक्ति के समक्ष अपनी पुस्तकों के माध्यम से प्रदर्शित करने का कार्य किया और राजा को दिशा निर्देश देने का कार्य किया। तो इस दृष्टि से उनके महत्व को भुलाया नहीं जा सकता।